वेलकम गाइस। तो आज एक नया मानव को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जुआन जाओ कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ की जो कि विशाल और बहुत ही विस्तृत है। जहाँ के ईस्टर्न एरिया में 1 लाख से भी ज़्यादा सेक्ट्स है, जहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। और वे लोग अपने कल्टीवेशन से सूरज और चांद तक को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और सभी कल्टीवेटर्स का एक ही चाहत होता है, हेवनली पाथ में जाना और हेवनली एम्परर बनना। लेकिन हेवनली एम्परर बनना इतना भी आसान नहीं है। थोड़ी सी भी गलती और आपके शरीर के हड्डियों तक को गला सकता है, और आपका आत्मा भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एक सेक्ट पर, जहाँ के लीडर अपने बेटे को बहुत ही गाली दे रहा होता है। लीडर अपने बेटे से कहता है, तुम एक यूजलेस सन हो। तुमने डिवाइन ब्लेड सेक्ट को कैसे ऑफेंड कर दिया है? और ऑफेंड किया तो किया, तुम्हें यहीं पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन तुमने वहाँ के फीमेल डिसाइबल्स के साथ गलत काम किया, उसे ड्रग दिया और वहीं पे तुमने नहीं रुका। उनके साथ तुमने गलत काम करके उन्हें मार भी डाला। साले तुम्हें क्या लगा, क्या तुम बच जाओगे उनके हाथों? तुम्हें पता नहीं, अब वो उनके पता चलने के बाद वो तुम्हारे साथ क्या ही कर सकता है। मैंने गलती से इसे किसी सेक्ट का लीडर कर दिया था, लेकिन ये किसी सेक्ट का लीडर नहीं बल्कि ये शॉर्ट सेक्ट का ही एक एल्डर होता है, और ये इसका लड़का होता है। एल्डर कहता है, तुम्हारे कारण, बस तुम्हारे कारण मेरे सालों का फाउंडेशन इस शॉर्ट सेक्ट में सारा का सारा बर्बाद हो गया। ये हेवनली शॉर्ट सेक्ट तुम्हें तो छोड़ेगा ही नहीं, साथ ही साथ मुझे भी इसमें घसीट लेगा। वो बंदा अपना सर को जमीन पर पटकते हुए रोने लगता है और कहता है, फादर फादर प्लीज मुझे बचा लो। मैं उन शॉर्ट सेक्ट के हाथों नहीं मरना चाहता हूँ। मैं बस थोड़े देर के लिए बहक गया था उन डिसाइबल्स को देख करके। वैसे भी आपने मुझे अजूरे क्लाउड सेक्ट में भेज दिया था, जहाँ पर सिर्फ लड़के ही होते थे, और मैंने जैसे ही इन डिसाइबल्स को देखा मैं बहक गया। तो प्लीज़ मुझे बचा लीजिए फादर, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जो सुनकर लीडर को बहुत ही गुस्सा आता है और वह कहता है, अच्छा बेटे, तूने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया ना। और कहता है, साले इसके लिए तो कुछ भी करेगा, और एक जोरदार उसको चमाटा मार देता है। जो देख करके वो भी रोने लगता है और सोचता है कि लगता है आज बाप भी मुझे नहीं छोड़ेगा। और वह कहता है, फादर मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ भी करके बचा लीजिए। अब कहता है, मेरे बेटे तू चिंता ना कर, तुमने जो किया सो किया, लेकिन मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तुझे बचाने के लिए। तो वो बेटे से कहता है, घूरते हुए कहता है, सुनो, मैंने तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए अजूरे क्लाउड सेक्ट में भेज दिया था, जिसके लिए यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं पहचानता है। तो हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और तुम्हारे जगह किसी और को भेज देंगे, जो कि तुम्हारे गलतियों का सजा भुगतेगा। और ये सब सुन के बेटा तो पागल ही हो जाता है खुशी से, और वह कहता है, पापा आप तो बहुत ही महान हो, ग्रेट हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। तो बाप भी कहता है, बस कर बे साले, ज़्यादा नौटंकी मत कर, और सुन तक ये मामला शांत ना हो जाए तब तक तुम अपना फैमिली में ही रह करके कल्टीवेशन करेगा, ना कि सेक्ट में आएगा। अगर कोई भी तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो वो तुम्हें पहचान गया तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जो सुनकर बेटा कहता है, ठीक है पापा, मैं अभी अपने फैमिली में ही जा कर के अपना कल्टीवेशन करूँगा, कभी बाहर नहीं होगा जब तक कि ये मामला शांत ना हो जाए। और वो वहाँ से इतना कह करके चला जाता है। एल्डर बहुत ही इविल सा लुक देते हुए कहता है, डिवाइन ब्लेड सेक्ट, हाँ हाँ तू तो गया। और सीन शिफ्ट होता है डिवाइन ब्लेड सेक्ट का, जो कि एक ऊंचे माउंटेन के ऊपर स्थित होता है। तभी हमें एक बर्ड को दिखाया जाता है, जो कि शांत आसमान में बड़े मजे से उड़ रहा होता है। लेकिन तभी उसके ऊपर किसी ने तलवार फेंक करके उसका हवा में ही 2 टुकड़ा कर देता है। और हमें हेवनली डिवाइन शॉर्ट सेक्ट के होली मेडन और उसके साथ कुछ डिसाइबल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डिसाइबल कहता है कि आज उस कमीने को यहाँ पर लाया जा रहा है, जो कि हमारे सेट के डिसाइबल्स के साथ दुष्कर्म किया था। तो दूसरा डिसाइबल कहती है, हाँ यह बात सच है, और उससे पनिशमेंट कोई और नहीं बल्कि हमारी होली मेडन खुद अपने हाथों से देगी। यह सही है, वैसे भी वैसे बंदों को एक ही बार में अपना गला काट देना चाहिए। तभी सेक्ट का दरवाजा खुलता है और कुछ सिपाही एक बंदे को पकड़कर अंदर ले आते हैं। तभी वे सिपाही होली मेडन से कहते हैं, मैंने गुनहगार को पकड़ कर ले आए हैं, तो अब ये आपके हवाले है, अब आपको जो भी सजा देना है आप दे सकते हैं। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही कमीने बंदे का रिप्लेसमेंट है, जिसे सजा भुगतने के लिए यहाँ भेज दिया है। होली मेडन ना आओ देखती है न ताओ, और सीधा कूद पड़ती है उसे मारने के लिए अपने स्वॉर्ड लेकर के। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसके आंखों में कुछ हो रहा होता है, जैसे कि वो किसी के बस में हो। इधर होली मेडन उसे अटैक करते हुए कहती है, तुम कमीने हमारे सेट के लड़कियों के साथ गलत करने की हिम्मत कैसे की हुई, और उसके ऊपर जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है।
और जो देख करके बाकी डिसाइबल्स शॉक्ड हो जाते हैं। में बाकी डिसाइबल्स को दिखाते हैं, जो कि ये सब देख करके बहुत ही शॉक्ड होता है। और उनमें से एक डिसाइबल कहता है कि अरे, होली मेडन ने तो अपना होली सीक्रेट शॉट का इस्तेमाल किया है इस कमीने लड़के पर अटैक करने के लिए। तो दूसरा कहता है, लगता है कि हमारी होली मेडन बहुत ही गुस्से में है, इसीलिए वह गुस्से में इस सीक्रेट शॉट का इस्तेमाल कर रही है। लगता है इस बंदे का आज बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इस अटैक से। इतने में होली मेडन उस बंदे पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वह बंदा अपना एक ही हल्के झटके से अपने हाथों का सारा जंजीर तोड़ देता है और बस एक उंगली से होली मेडन के अटैक को आसानी से रोक लेती है। जो देख करके होली मेडन तो पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाता है और बाकी डिसाइबल ये देख करके घबरा जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, होली मेडन का इतना पावरफुल अटैक बस एक उंगली से उस बंदे ने रोक लिया है। तभी वो बंदा बड़ा शांत लहजे में कहता है, तुम क्या मुझे बता सकती हो कि ये कौन सा जगह है? जो सुनकर के होली मेडन का तो और भी चीर मच जाती है और वह कहती है, साले तुम्हें जगह की पड़ी है, ये तुम्हारा कब्र की जगह है, मैं यहाँ पे तुम्हारी कब्र बनाने वाली हूँ। और इतना कर करके और भी अटैक्स करने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने नंगी उंगली से बस रोके जा रहा है, उसके सारे अटैक्स को रोके जा रहा है। जो देख करके वो भी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि मैंने कल्टीवेशन में मास्टरी हासिल कर ली है, पर फिर भी मैं इस बंदे के एक उंगली को भी हरा नहीं पा रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? आखिर यह बंदा है कौन? सेक्ट के डिसाइबल्स ये देख करके तो हैरानी हो जाता है और सोचता है कि क्या हम सपने देख रहे हैं। उस बंदे ने हमारे होली मेडन्स की हर अटैक को बस अपने उंगली से छूते हुए उसे रोक रहा है। क्या जैसे कि कोई उस पर कागज के तलवारों से हमला कर रहा हो, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? में उसमें से एक डिसाइबल बड़े ही गुस्से में कहता है होली मेडन से कि होली मेडन, आप चिंता ना करें, हम तुम्हारे साथ है, हम मिल करके अटैक करेंगे। और इतना कह करके उस बंदे पर पीछे से अटैक्स कर देता है। तभी वो बंदा पीछे मुड़ता है और उसे एक झटका देता है, जिससे वो दीवार पे जाके छप जाता है। तभी बाकी डिसेबल दौड़कर उसके पास आते हैं और कहते हैं, सीनियर बदरली, क्या आप ठीक है? तो दूसरा कहता है, नहीं नहीं, ये तो जमीन पे सिर्फ चिपक के रह गया है, क्या ये पोस्टर बन गया है? तो और एक कहता है, नहीं, ये तो पापड़ बन गया है, चलो इसे उठा के ले चलो। तभी वो बंदा बड़ी ही एंग्री अंदाज में कहता है होली मेडन से, बस मैं एक बार पूछूंगा, क्या तुम मुझे बताओगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है और ये कौन सा जगह है? तुम मुझ पर क्यों अटैक कर रही हो? इतने में उस बंदे के सर पर बहुत ही जोरदार दर्द होने लगता है और वह दर्द से तड़पने लगता है, जिसे देख करके होली मेडन डिसाइबल से कहती है कि यही मौका है, सभी मिलकर इस पर एक अटैक करो और उसे मार डालो। सभी डिसाइबल ये सुनते ही मिलकर के अटैक्स करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी होली मेडन किसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसके चारों तरफ बहुत सारे स्वॉर्ड निकल आती है। तभी वो बंदा कहता है, हाँ, मुझे सब कुछ याद आने लगा है। इतने में होली मेडन और बाकी डिसाइबल उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसका अटैक्स का कोई असर ही नहीं होता है, जैसे कि उसको कोई शील्ड रोक रहा हो। हमें हेवनली प्लेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा अपनी डिसाइबल्स जूनियर से साथ बात कर रही होती है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा मानवा का मेन कैरेक्टर होता है। तो जूनियर मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या आपने इस बात पर अच्छे से विचार किया है? आपने हेवनली रोड को पार करने के लिए और हेवनली एम्परर बनने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया है और ये आसान भी नहीं था, फिर भी आप अपने कल्टीवेशन को और भी फैलाना चाहते हैं। क्या यह आपके लिए सही होगा? और वह बहुत ही चिंता में लग रही होती है, जैसे कि वो मेन कैरेक्टर के बारे में बहुत ही चिंता कर रही हो, सोच रही हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है, असल में मैंने शुरुआती में सोचा था कि अगर मैं हेवनली एम्परर बन जाऊँ तो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लेड का एहसास होगा, लेकिन अब 10,000 साल बीत चुके हैं, फिर भी मेरे भीतर का ब्लेड हार्ड अभी भी बिना हलचल किए शांत बैठा है। इसीलिए ज़रूरी है कि मैं शुरुआती से इसे शुरू करूं। तो जब मैं वैसा करने बैठ जाऊं तो तुम मेरा प्रोटेक्शन करना, ताकि मेरे कल्टीवेशन को कोई भी डिस्टर्ब ना हो। जो सुनकर वह भी मान जाती है। मेन कैरेक्टर अपने हाथों में एक खंजर निकाल लेता है, जिससे वह अपना शरीर को छेद करके किसी मोती को अपने शरीर से निकालता है और जूनियर को देते हुए कहता है कि यह हेवनली एम्परर कोर है, इसे तुम अपने पास संभाल कर रखना और जब तक मैं कल्टीवेशन में रहूँगा तब तक तुम हेवनली एम्परर के पोजीशन को संभालोगी। और तभी वह कोर जूनियर को ले लेती है। कोर मिलने के बाद उसके चेहरे का हाव भाव ही बदल जाता है। वो अपने डेविल से स्माइल देती है और मेन कैरेक्टर को एक जोरदार पीछे से अटैक कर देती है, जिसके कारण मेन कैरेक्टर का हालत बहुत ही खराब हो जाता है। जूनियर हंसते हुए कहती है,
कॉल मी द हेवनली एम्परर, जो देख करके मेन कैरेक्टर कहता है कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि तुम मेरे साथ 10,000 साल से थी, फिर भी मैं तुम्हें कभी गलत ट्रीट नहीं किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जूनर कहती है, ओ मेरे लिंडाओ, तुम बहुत भोले हो, तुम मेरे साथ 10,000 सालों तक रहे, फिर भी तुम मुझे नहीं पहचान पाए, और जब तुम मुझे नहीं पहचान पाओ और तुम कैसे इस दुनिया को चलाओगे, तो आज से हेवनली एम्पर लिंडाओ का कहानी ख़त्म, और मैं जूनर आज से न्यू हेवनली एम्पर बनूंगी। और इतना कहकर वह लिंडाओ पर एक जोरदार अटैक कर देती है और वह कहती है, सॉरी लिंडाओ, तुम जैसे मूर्ख बंदे कभी भी इस दुनिया को नहीं संभाल पाएगा, तो इसके लिए तुम आसान मौत ही लेना काफ़ी है तुम्हारे लिए, तो जाओ मर जाओ। लेकिन उसके अटैक से मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होता, और जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने अपना हार्ट ब्लेड को निकाल दिया, फिर भी इस अटैक से कैसे बच गए। तो मेन कैरेक्टर कहता है, मैं हूँ द रियल हेवनली एम्परर, और इतना कह करके जूनर पर एक जोरदार लाइटिंग अटैक कर देता है, और उसका अटैक का असर इतना खतरनाक होता है कि उस दुनिया से यह पृथ्वी तक का दिखाई पड़ता है, और इतना ही नहीं बल्कि स्पेस भी फाड़ देता है। और हमें जूनर को दिखाती है जो कि उसका अटैक लगने के बाद बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है, और वो वहाँ पर बैठ करके दांत पीसने लगती है, और वो कहती है, पर कैसे, तुम कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हारे स्वॉर्ड हार्ट को भी तुमने अपने बॉडी से निकाल दिया है और उसे मुझे दे दिया है, फिर भी तुम्हारे अटैक्स में इतना पावर कैसे है जो कि मुझे भी हरा दिया है। इतने में मेन कैरेक्टर का भी बॉडी डिसअपियर होने लगता है, और वह कहता है कि भले ही मैंने स्वॉर्ड हाथ तुम्हें निकाल के दे दिया हूँ, फिर भी इस दुनिया में कोई खास ही होता है जो हेवनली एम्परर बन सकता है, जब जो कि तुम नहीं हो, वो मैं हूँ। भले ही मैं आज तुम्हें नहीं मार पाया हूँ, लेकिन चिंता मत करो जूनर, मैं वापस आऊँगा और इसका बदला ज़रूर ही लूँगा। और इसी के साथ मेन कैरेक्टर का बॉडी पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है। के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है, और सेट के डिसेबल्स एमसी पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उनका एक भी अटैक मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी मेन कैरेक्टर अपना आंखें खोलता है और एक जोरदार प्रेशर रिलीज करता है, जिस प्रेशर से सभी बंदे सहित होली मैडन भी दूर छिटक जाती है। और तभी मेन कैरेक्टर अपने हाथ को ऊपर करता है और सभी के शॉट उसके कंट्रोल में आ जाता है और मेन कैरेक्टर के पास जाने लगता है। होली मैडन अपने शॉट को रोकने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती, और वो शॉट जाकर के मेन कैरेक्टर के हाथ पे जा लग। जो देख बाकी डिसाइबल्स तो घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारा शॉट हमारे कंट्रोल से क्यों बाहर जा रहा है, ये क्या चल रहा है। तभी होली मैडन बहुत ही गुस्से में कहती है, साले कमीने, तूने मेरे शॉट के साथ क्या किया है। और वह मनी मन सोचती है, ये शॉट मेरे इंसेक्टर ने हमारे सेक्ट को दिया था और हमारे सेक्ट लीडर ने मुझे दिया, लेकिन अगर ये शॉट किसी और के पास चला जाता है तो इससे हमारे सेक्ट की बहुत ही बदनामी होगी, तो मुझे इसे रोकना होगा। तभी मेन कैरेक्टर बड़ी करेक्ट अंदाज में कहता है, तुम्हें मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस दुनिया में जितने भी स्वॉर्ड या ब्लेड्स है वे सब सिर्फ मेरे से बिलोंग करता है, ना कि किसी सेक्ट या फिर किसी दूसरे इंसान से। जो सुनकर होली मैडन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और चिढ़ जाती है और कहती है, तुम अपना बकवास को बंद करो और तुम जो भी कुछ कर रहे हो रोक दो और हमें हमारा शॉट वापस कर दो, यही तुम्हारा भलाई है। तभी मेन कैरेक्टर उस शॉट को हाथ में लेते हुए कहता है, ये शॉट सिर्फ एक येलो रंग के लो लेवल का शॉट है और तुम इसे अपना ट्रेजर कहते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ट्रेजर किसे कहते हैं। और वह शॉट का पावर को रिलीज करता है और उसे हवा में उछाल देता है, जिससे सारा जितने भी शॉट था इधर उधर बिखरे हुए वो सारे शॉट उस शॉट में आके चिपक जाते हैं और सभी शॉट मर्ज एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, और उस शॉट से एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक ऑरा रिलीज करता है, जो कि जब बाद में जाकर के एक ड्रैगन का रूप ले लेता है, जो देख करके बाकी डिसाइबल्स तो घबरा जाते हैं और उसका प्रेशर से बहुत ही तकलीफ होता है सभी को। जो देख करके होली मैडन सोचती है, क्या ये शॉट लेवल अप करने वाला है। इस ऑरा से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये प्रोफाउंड लेवल पे जाने वाला है, और भी थोड़ी देर बाद और भी बड़े बड़े झटके आने लगते हैं। जो देख करके वो सोचते हैं, नहीं नहीं, ये प्रोफाउंड नहीं बल्कि उससे भी हाई लेवल पर जाने वाला है। इतने में वो ड्रैगन एक शॉट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हवा में उछल रहा होता है और उसका ऑरा बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा होता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि हो गया, इसका लेवल अप हो गया, और वो एक छलांग लगाकर उस शॉट को पकड़ लेता है और जमीन पर आ जाता है और कहता है कि आज से इस शॉट का नाम होगा द ओवरलॉर्ड ब्लेड। तभी मेन कैरेक्टर
होली मैडन की तरफ घूरते हुए कहता है कि आज से ये डिवाइन शॉर्ट सेक्ट मेरा है, मेरे से बिलोंग करेगा। क्या तुम में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? और इतना कहते हुए वो शॉर्ट के पावर को रिलीज करता है, जिसका ऑरा इतना टेरिफाइंग होता है कि वो सेक्ट के बाहर तक दिखाई पड़ता है। और सेक्ट के बाहर एक लड़की बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है, उसे भी इस ऑरा का महसूस होता है। जो महसूस करते हुए वो सोचती है कि क्या ये हमारे सेक्ट के सीक्रेट ब्लेड का ऑरा है? क्या वो एडवांस लेवल अप कर चुका है? मुझे जा करके देखना होगा। और वो वहां से चली जाती। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर के मेन कैरेक्टर पर आता है, जहाँ पर सभी डिसाइबल्स और एल्डर्स उसके सामने खड़े थे। तभी वो लड़की वहां पर आ जाती है। वो सोच रही होती है कि मैंने ये शॉट जी मिंग्यू को दिया था, कहीं उसने तो इस शॉट को लेवल अप नहीं करवाया। तभी उसकी नज़र मेन कैरेक्टर पर जाती है, जिसके हाथ में वही शॉट होता है। और वो सोचती है कि ये कौन है जिसके हाथ में ये सीक्रेट ब्लेड पड़ा हुआ है, जिसे देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है। मैं इसका ऑरा को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ सही से, और ना ही इसके लेवल के पता लगा पा रहा हूँ। आखिर ये बंदा है कौन जो कि यहाँ पर आया है? मुझे पता करना होगा। और वो मेन कैरेक्टर से कहती है, मेरा नाम लेंगे म्यूकुंग है, और मैं इस सेक्ट शॉर्ट सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ। तो क्या आप बताने की कष्ट करेंगे कि आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं? जो सुनकर मेन कैरेक्टर उसे घूर कर देखता है और कहता है, ओहो, तुम्हारा नाम तो बहुत ही सुंदर है, उससे भी ज्यादा तुम्हारा फिगर कमाल का है। जो सुनकर उसे तो बहुत ही चिढ़ मच जाती है, लेकिन वो हंसते हुए कहती है, क्या आप मेरे साथ मजाक करने आए हैं यहाँ पर? तो मैन क्या कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो सच बात है। और तुम्हारे शरीर से मुझे किसी फेमिलियर आदमी का ऑरा महसूस हो रहा है, और तुम्हारा भी सरनेम लिंगे है। तो क्या तुम मुझे बताओगे लिंगे क्यों क्यों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? जो नाम सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सेक मास्टर कहते हैं, सीनियर, भले ही आपकी कल्टीवेशन हमारे से बहुत ही ज्यादा है, पर आपका कोई हक नहीं है कि हमारे एन सेक्टर को आप नाम से बुला सके। तो सुनकर मेन कैरेक्टर तो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, क्या मेरे नालायक डिसाइबल ने कब यहाँ पर सेक्ट बनाया था? शायद मेरे मरने के बाद ही उसने सेक्ट बनाया होगा। इसका मतलब ये है कि मेरा पूर्ण जन्म 10,000 साल बाद हुआ है। और वो सभी से कहता है कि आज से ये शॉर्ट सेक्ट मुझसे बिलोंग करेगा, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मुझे बस इतना ही कहना था तुम लोग से। जो सुनकर सेक्ट मास्टर तो बहुत ही भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये शॉर्ट सेक्ट हमारे एंसेक्टर ने 10,000 साल पहले स्थापित किया था, जो कि हमारे एंसेक्टर का अमानत है। तो मैं इस सेक्ट को किसी भी ऐसे अरे गहरे आदमी के लिए यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अगर मुझे लड़ना भी पड़े तो मैं अंतिम सांस तक यहाँ पे लड़ूंगी इस सेक्ट के लिए। और इतना कहते हुए वो अपने बड़े बड़े बलून से एक बड़ा सा स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। पता नहीं भाई, मानवा के लड़के वहां पर क्या क्या रखती है, स्वॉर्ड, तलवार, भाला, पता नहीं कैसे रख पाते हैं इतनी छोटे जगह। सच में मेरे डिसाइबल्स के डिसेंडेंट्स में कुछ तो बात है। जरा तुम मेरे पास आना, तुमसे मेरे को कुछ बात करनी है। जो सुन के वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, अरे वो मुझे साफ उसके पास क्यों बुला रही है, वो क्या करना चाहता है? फिर भी वो उसके पास आ जाती है और मेन कैरेक्टर भी उसके कानों पे कुछ बातें करती है, जो सुन करके वो तो शॉक्ड हो जाती है। और ये सब देख करके बाकी डिसाइबल्स तो बहुत ही हैरान और परेशान खड़े होकर देख रहे होते हैं। और होली मैडन सोच रही होती है कि इस बंदे ने आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी है, जिससे हमारे सेक्ट मास्टर की चेहरे का रंग ही उड़ गया है और उसका हाव भाव सब कुछ बदल गया है। पर ये क्या हो रहा है? तभी सेक्स मास्टर खड़ी होती है और कहती है, आपने जो भी कुछ कहा मैं समझ गई। और सब अनाउंस करती है कि आज से हमारे सेक्ट के नए सेक्ट मास्टर है लिंडाओ। तो तुम लोग सभी इसे सम्मान करो और करो। और ये सब सुन करके बाकी डिसाइबल्स तो हैरान परेशान, और क्या क्या ना जाने क्या हो जाता है उन लोगों के अंदर। वो लोग सोचता है कि साला आज का आया हुआ बंदा और आकर के हमारे सेक्ट का सेक्ट मास्टर बन गया, ये कैसे है? साथ सीन शिफ्ट होता है बाहर का, जहाँ पर सेक्ट मास्टर ने सभी को इनविटेशन लेटर भेजा था, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही शॉक्ड लग रहे थे। एक बंदा अपने हाथों में पकड़े उस लेटर्स को पढ़ता है, पढ़ते हुए कहता है कि ये क्या, होली मेडन ने किसी सेक्ट के डिसाइबल्स के साथ प्यार में पड़ गई और इसी के कारण 3 दिन बाद उन दोनों की शादी है। तभी दूसरा बंदा कहता है, क्या ये बात सच है? क्या ये सच है कि होली मेडन ने शादी कर रही है? पर वो बंदा कौन है? तो एक और डिसाइबल कहता है, जरा तुम ध्यान से पढ़ तो लो, इस पे लिखा तो है कि वो एक डिसाइबल है जिसका नाम लिंडाओ है। तो वो बंदा कहता है, लिंडाओ, पर ये है कौन? तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है, और वो उस
इनविटेशन लेटर को मसलते हुए कहता है कि जी मिंग्यू, मैं तुम्हारे पीछे 3 सालों से पड़ा हुआ हूँ, फिर तुम आज एक नल्ले से डिसेबल से शादी कर रही हो, ये मैं नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है होली मैडन और हमारे मेन कैरेक्टर पर, जो कि वेडिंग ड्रेस पहनकर किसी के छत पे खड़ा होता है अनाउंसमेंट करने के लिए उनकी शादी की। तभी हमें होली मैडन को दिखाया जाता है जो कि मुंह फुलाकर खड़ी होती है और वो सोचती है कि असल में सेक मास्टर को इसने कौन सी बात बता दी जिसके कारण ये इस शादी के लिए मान गई। तो वो कौन सी बात थी ये तो चैप्टर के आगे ही पता चलेगा। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो मानवा स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेन कैरेक्टर और होली मैडन दोनों ही अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर पब्लिक के बीच आ गया था और हमें पिछले दिन की बातों को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक मास्टर होली मैडन से कहती है कि वैसे भी तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, वो बंदा हमारे से बहुत ही स्ट्रांग है और उसने वादा किया है इस कॉन्टिनेंट में हमारे सेक को नंबर 1 पे लेके आएगा, तो तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। और हमें थोड़ी देर बाद को और दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर होली मैडन से कहता है वैसे भी मुझे तुम जैसी लड़की उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जैसा लड़की है सिर्फ मेरे शॉट को पकड़ के खड़े रहने का काम करता है और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई असली की शादी नहीं हो रही है बल्कि ये सिर्फ एक नाटक है, एक नकली शादी का। जो सब सुन करके होली मैडन तो बोरा जाती है। वो मनी मन सोचते क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। इधर मेन कैरेक्टर सोचता है 10 साल हो गए मुझे रिनकार्नेशन लेने में, 10 सालों में जीनियर ने अपनी कल्टीवेशन को जरूरी बहुत ही आगे बढ़ा ली होगी, लेकिन मेरा इस बॉडी में कल्टीवेशन लो है। मुझे इस सेक के अंदर अपनी आइडेंटिटी छिपा कर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है ताकि जब मैं उससे मिलूँ तो मैं उसे जरूर ही मार पाऊँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है शॉर्ट सेट के अंदर में, जहाँ पर सभी डिसाइबल्स एल्डर्स को बुलाया गया होता है हमारे मेन कैरेक्टर के शादी के बारे में बताने के लिए। तो एक बुढ़ा एल्डर कहता है मेरे बेटे और होली मैडन बचपन से इस सेक में बड़े हुए हैं और मेरे बेटे होली मैडन से भी प्यार करता है, तो हमें उन दोनों की शादी करनी चाहिए। वैसे भी इस लिंडाओ का क्या ही औकात है जो कि वो होली मैडन से शादी कर सके, वो तो रह गया। तो सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, अगर रही औकात की बात तो मैं दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मुझसे बिलोंग ना करता हो और मैं उसका वर्थी ना हूँ। वैसे भी ये सब चीज़ मेरे सामने सब कुछ बेकार है। ये सब सुन करके होली मैडन को तो बहुत ही गुस्सा आ जाती है। वो सोचती है चीज़ क्या मैं इसके सामने एक बेकार चीज हूँ जो ये मुझे बार बार इंसल्ट किए जा रहे हैं। आखिर ये अपने आप को समझता ही क्या है। ये एक बार इस सब लफड़े को खत्म हो जाए फिर मैं बताऊंगी कि मैं हूँ कौन। तभी वो एल्डर बड़े जोर से चिल्लाते हुए कहता है साले तू ज्यादा अपने औकात से ज्यादा ही बोल रहे हो, अपने जबान को जरा कंट्रोल पे रखो। मैं कोई मामूली इंसान हूँ, मैं भी इस सेक्ट का एक एल्डर हूँ। जो सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है तू बहुत ही चिल्ला रहा है जिस कारण से मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। और ये कहते हुए उस पर एक जोरदार प्रेशर रिलीज कर देता है, जिससे प्रेशर से वो दूर जाकर के गिरता है और उसका मुंह से खून निकल आता है। जो देख करके बाकी एल्डर्स पूरा का पूरा सन और चुपचाप, और सेक्ट मास्टर जिसको इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो बिंदास अपने मजे में चाय पी रही होती है और अपनी चाय खत्म करते हुए कहती है मैं आप लोगों को यहाँ पर इस शादी पर राय देने को नहीं बुलाया हूँ, बस आप सबको यहाँ पर बुलाया गया है कि आप लोग इस शादी के बारे में सूचित किया जाए। अगर आप सबको पता चल गया है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तभी वो एल्डर खड़े होते हुए खांसते हुए कहता है मैं मानता हूँ आप सभी लोग स्ट्रांग हैं मुझसे, लेकिन आप लोग मेरी बातों को इस तरह से नहीं दबा सकते हैं। ठीक है, यह बुढ़ा अभी कुछ नहीं करेगा और मैं अब यहाँ से जाने का इजाज़त चाहता हूँ। और वो वहाँ से अपने बाकी एल्डर्स को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। और अब आते हैं उस एल्डर के बेटे पर, जो कि बाहर इंतजार कर रहा होता है अपने बाप का। तभी आते हुए देख करके वो कहता है कि पापा क्या बात हो गया, वो क्या मान गए मेरे शादी के बारे में। अपने बाप को जोर से पकड़ लेता है। तो बाप कहता है बेटा जरा आराम से। तो बेटा कहता है हाँ आपके साथ ये कैसे हो गया, किसने आपका ये हालत किया है। तो वो कहता है वो उसी लिंडाओ ने, और तुम्हें भी लिंडाओ से जरा संभल के रहना है। मुझे नहीं यकीन नहीं होता है कि वो हमारे सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग है। बेटा कहता है मैं उस कमीने लिंडाओ को छोड़ूंगा नहीं, उसका हिम्मत कैसे हुए वो आप पे हाथ उठाए। मुझे उम्मीद है मिंग्यू उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती होगी, लेकिन सेक लीडर उसे जोर जबरदस्ती उस लड़के से शादी करवाना चाहती है। मैं इस शादी को होने नहीं दूंगा। तो बाप कहता है तुम अभी घबराओ मत, तुम चिंता मत करो,
मैं मिंग्यू और डिवाइन ब्लेड सेक्ट को दोनों को ही अपने झाओ परिवार का बना लूंगा। तुम चिंता मत करो, बस तुम देखते जाओ ध्यान देकर। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर पर, जो कि बैठ कर कल्टीवेशन कर रहा होता है और हमें इस दुनिया के कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे 9 रिलम्स होते हैं। पहला होता है पोटेंशियल, दूसरा होता है इनेट, फिर होता है प्रोफाउंड कोर, फिर आता है स्पीड कंडेंशन, फिर युआन ब्रोकिंग, फिर आता है सिलेक्शन फिनोमेन, फिर प्रोफाउंड स्पिरिट, उसके बाद आता है इमोर्टल एंड लास्ट में जाके आता है हेवनली एम्परर, जिसमें पिछले लाइफ में हमारा मेन कैरेक्टर पहुंचा था। और हर स्टेज में 10 लेवल होते हैं और मेन कैरेक्टर अभी इनेट स्टेज के 7वें लेवल पर है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर, जो कि शहर में घूम रहा होता है, जहाँ पर लोग मेन कैरेक्टर को देखकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बंदा कहता है कि अरे ये तो शॉर्ट सेट का नल्ला घर जमाई है, जो कि होली मैडन से शादी कर रहा है। तो दूसरा कहता है जरा धीरे से बात करो, वो होली मैडन का होने वाला हस्बैंड है। अगर उसने इसे चुना है तो इस पर जरूर ही कोई ना कोई तो बात होगा। जो देख मेन कैरेक्टर सोचता है कि पता नहीं लोग मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं, छोड़ो घूरने दो, मेरे बाप का किया जाता है। तभी वो ट्रेजर पेविलियन के गेट में पहुंच जाता है और वो सोचता है कि चलो देख लेता हूँ कि डिवाइन ब्लेड सेक्ट के ट्रेजर पेविलियन में मेरे लायक कुछ मिलता है या नहीं। अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो मेरे कल्टीवेशन में बहुत ही काम आएगा। तभी इतने में कुछ डिसाइबल उसे रोक लेता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या रे तू अंदर कहाँ जा रहा है? यहाँ सिर्फ कोर डिसाइबल्स को ही अंदर जाना अलाउड है। तुम सुना नहीं है क्या? यहाँ पर कुत्ते और बेकार दामाद का अंदर जाना मना है। सब उसी एल्डर के बेटे के दोस्त होते हैं, जो कि मेन कैरेक्टर को रोक रहे होते हैं। और वो बंदा दूर खड़ा होकर के सोच रहा होता है कि ये चोमू शकल का कैसे हो सकता है कि होली मैडन उसे पसंद कर सके। तभी एक बंदा कहता है, सुन बे साले, होली मैडन के लायक तू नहीं है। के साथ तो जाओ एल्डर जाओ के ही बेटे शादी करेंगे, समझे कि नहीं? और ये जगह भी एल्डर जाओ के अंदर आता है। तो तुम जैसे दामाद को यहाँ पर अंदर आना मना है, तो यहाँ जैसे तुम यहाँ पे आए हो वैसे ही चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इतने मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि बहुत हो गया इन कमीनों का, और अपना ऑरा को रिलीज करता है, जो कि बहुत ही भयानक होता है, जो कि एक डेमन का रूप ले लेता है। जो देख करके वो सभी बंदे बहुत ही घबरा जाते हैं। और वह एल्डर जाओ का बेटा हाथ में ताली बजाते हुए आता है और कहता है, नाइस, तुम तो बहुत ही कमाल के हो, जो कि अभी तक इतने बेइज्जती होने के बाद भी यहाँ पे रुके हुए हो और मेरे फादर को नुकसान पहुंचाने के बाद भी तुम यहाँ पर आ गए हो। तुम्हारे हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, जबकि तुम्हें पता है कि मैं अपने फादर का अपमान का बदला अभी तक नहीं लिया हूँ। तो मेन कैरेक्टर उसे रोकते हुए पूछता है कि बकवास बंद करो और आखिर तुम हो कौन? तो वो बंदा कहता है, अब तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, और अपना ऑरा को रिलीज करता है। आज मैं अपने फादर का पूरा हिसाब ले लूंगा तुमसे। जो देखकर मेन कैरेक्टर भी शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि घोस्ट ऑरा ये कैसे हो सकता है। तभी वो बंदा अपना शॉर्ट को निकाल लेता है और मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और किसी शॉर्ट ब्लेड घोस्ट टेक्निक से मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, जिससे मेन कैरेक्टर भी घायल हो जाता है। पर वो बंदा वहीं पे नहीं रुकता है और वो एक टेक्निक से मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है और लगातार मेन कैरेक्टर पर कई टेक्निक से हमला करने लगता है। जो देख करके उसके बंदे तो घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या यह उस बंदे को मारने वाला है? इससे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, हमें जाकर के पहले एल्डर जाओ को बताना होगा। वो बंदा लगातार मेन कैरेक्टर पर अटैक किए जा रहा है, जिसके कारण से मेन कैरेक्टर का भी हालत खराब हो जाता है। जो देखकर मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और दांत पिसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस कागज के खिलौने से तुम मुझे मार सकते हो? तो इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एल्डर के बेटे ने लगातार मेन कैरेक्टर पर अटैक्स किए जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ही खराब होने वाली है। जो देखकर वह बंदा एमसी से कहता है, क्यों बे साले, बैंड बज गया ना तेरा? बड़ा आया था मिंग्यू से शादी करने वाले, जा और अब मर। इतना कह करके वो उस पर एक बड़ा सा अटैक कर देता है। ऐसा लगता है कि मेन कैरेक्टर उस अटैक से मारा गया, लेकिन जब जैसे ही धूल हटता है मेन कैरेक्टर तो टकाटक खड़ा हुआ था, बस उसके कपड़े फट गए हुए थे। और मेन कैरेक्टर हंसते हुए बड़े प्यार से कहता है, नॉट बैड नॉट बैड, मानना पड़ेगा तुम्हारा अटैक में दम तो है, लेकिन वो मुझे मार पाए इतना तो ताकत तुम्हारे अटैक में नहीं है। जो देख करके वो बंदा तो घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है, क्या 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 बकवास कर रहे हो? ये मेरा फैमिली के वन ऑफ द बेस्ट अटैक है, जो कि येलो ग्रेड के मीडियम रैंक के है, और ये अच्छे से अच्छे बड़े बड़े तुर्रम खान को भी एक ही अटैक में
हिलाकर रख देता है, पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि तुम कोई डेमोनिक कल्टीवेटर हो, जो कि कोई डेमोनिक पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके कारण हमारा अटैक का तुम पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। जो सुनते हैं मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और वो उसके शॉट को अपने हाथों से तोड़ के रख देता है, जो देख करके वो बंदा तो पूरा का पूरा हिल जाता है। कैरेक्टर बड़े ही डरावनी अंदाज में कहता है, साले मैं कोई सा भी कल्टीवेटर हूँ, कोई सा भी पावर यूज करूँ, उसका फैसला बाद में करेंगे। पहले तू मेरे सूट का फैसला कर, जो कि मैंने अरमानी का सूट कल ही खरीदा था, वो भी साले 150 में खरीदा था। चल ला बाबा ला, मुझे 150 रुपया ला कर दे। और उस पर एक मुक्का जड़ देता है, जिससे वो धड़ाम से जाकर के वॉल पे चिपक जाता है और वो उसके सारे के सारे ट्रेजर को निकाल कर ले जाता है। जो देख करके उसको तो बहुत ही गुस्सा आता होगा, कहता कमीने साले तुम ये नहीं कर सकता, तुम मेरे ट्रेजर को क्यों ले जा रहे हो? लेकिन उसके दोनों बंदे उसे रोक देता है, कहता है भाई रुक जा वरना वो तुम्हारी चटनी बना देगा। और मेन कैरेक्टर बड़े ही बिंदास उसके सारे पॉइंट को और स्पीड स्कोन को गिनते हुए वहां से निकल जाता है। और सीन शिफ्ट होता है ट्रेजर पेविलियन के अंदर का, जहां पर मेन कैरेक्टर चला जाता है और मनी मन सोचता है कि साले कमीने के पास बहुत ही ज्यादा लूट था, जैसे भी हो एल्डर का बेटा है ना, तो उसके पास तो ऑब्वियसली लूट होगा ही। और ट्रेजर पेविलियन के फर्स्ट फ्लोर के आइटम्स को वो देखने लगता है और मनी मन सोचता है कि ये सब तो रेलो ग्रेड के लो लेवल का पिल्स है, जो कि मेरे काम का नहीं है, ये तो सब बेकार है, मुझे लगता है सेकंड फ्लोर में जाना होगा। इतने में उसके पीछे कोई एक बंदा आ जाता है और वो कहता है बच्चे तू यहाँ पे नहीं जा सकता है और ना ही यहाँ के कोई भी सामान को ले सकता है। इन कैरेक्टर ये सुन करके थोड़ा घबराते हुए पीछे देखता है, जहाँ पर एक बुड्ढा उसके सामने खड़ा हुआ था और वो भी बहुत ही गुस्से में था। और वो हंसते हुए कहता है मेन कैरेक्टर, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब बेकार पिल्स के बारे में सोच रहा हूँ और इसे ले जाऊंगा? ये सब मेरे लिए टट्टी के बराबर है, मुझे ये सब पिल की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुन करके वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें यह येलो रंग के पिल्स तुम्हें बेकार लग रहे हैं, टट्टी लग रहे हैं, तू ज्यादा ही नहीं उछल रहा है? और उस पर एक जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ ये सच बात है, ये तो सबसे बेकार पिल्स है, तुम जाओ जा करके मेरे लिए कोई अच्छी सी हाई ग्रेड के पिल्स ला करके दो। जो सुन करके उस बंदा और भी चिढ़ जाता है और कहता है, क्या तू मुझे पागल समझता है या फिर तुम मुझे कुछ भी नहीं समझता है, जो कि तुम इस तरह से मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है यहाँ का लीडर भी मेरे साथ इस तरह से बातें नहीं करता, जो इससे कि तुम मेरे साथ बातें कर रहे हो? तो और तुम मेरी बहुत ही अपमान करो, जो इसका फैसला मैं अभी तुम्हें करता हूँ। और इतना कर करके मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। पता नहीं इसके बाद बुड्ढे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइटर ने हमें दिखाया ही नहीं। और सीन आता है एक मास्क पहने हुए बंदे पर, जो कि मेन कैरेक्टर के लिए एक लेटर लेके आता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लेके आया हूँ। तो मेन कैरेक्टर उस लेटर को ध्यान से पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि कोई उसके बहन को किडनैप कर लिया है और उसे बुला रहा है। और वो मन ही मन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि क्या किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे बहन को इस तरह से किडनैप कर सके। और वो बहुत ही गुस्से में अपना ऑरा को रिलीज करता है, जिसके कारण ट्रेजर पेविलियन का सारा वॉल्स और छत टूट जाता है। के साथ सीन कट होकर के एक पहाड़ी इलाके पे आता है, जहां पर दो बंदा मिल करके एक लड़की को बड़े ही खतरनाक अंदाज में बांध करके रखा हुआ होता है और उसके आंखों में पट्टी बांधा होती है। लड़की उस बंदे से कह रहा होता है, तुरे मनसा जो भी तुम सोच रहे हो वो तुम्हारा कभी कामयाब नहीं होगा, मेरे लिंडा वो यहाँ पे कभी नहीं आएगा, मेरे ब्रदर को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। बोना डेमन कहता है, लिंडाओ एक बच्चा है हमारे लिए और तुम्हें उसके लिए कुछ ज्यादा ही सोचती हो, जिसके लिए तुम मरने के लिए हमारे पास आ गई हो। और जब उसे इस बात की पता चलेगा तो वह जरूर ही यहाँ आएगा और हम दोनों मिल करके उसे कुत्ते की मौत मारेंगे। और उस लड़की को बालों से पकड़ के बहुत ही टॉर्चर करने लगता है। वो लड़की दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, ना ही मेरे भाई यहाँ पे आएंगे ना ही तुम उसे मार पाओगे। तभी वो बड़ा वाला डेमन कहता है, तुम तो लड़की बहुत ही कमाल की हो, तुम्हारे भाई को मैं छोड़ सकता हूँ, बस एक शर्त है कि तुम मेरी बन जाओ और हम दोनों बहुत ही मजे करेंगे और जब तक तुम मुझे सर्व करोगी तब तक वो भी जिंदा रहेगा। तभी उसके पीछे खड़ा डेमन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? हम किसी को भी नहीं छोड़ते और तुम इस लड़की के लिए उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। इतने में हवा तेज हो जाती है और बारिश होने लगती है। तो वो डेमन कहता है, देखो हेवन भी चाहता है कि मैं लिंडाओ को मार दूं, जिसके कारण वो भी हवा और बारिश लिंडाउन के लिए भेज रहा है। इतने में पीछे से लिंडाओ आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है ये हेवन मेरे लिए एक बारिश कर रहा है? नो वे, ये तुम्हारे लिए है क्योंकि आज तुम्हारी मौत होने वाली। और वो गुस्से में
अपना ओरा को रिलीज करता है। तभी वो छोटे वाला डेमन अपने तलवार को निकाल लेता है और वो कहता है देखते हैं कि ये किसके लिए है, और इतना कहते हुए वो लिंडा पर अटैक कर देता है। तभी लिंडा उसके अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है, जो देख करके वो डेमन भी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या ये तो बड़ी आसानी से डॉज कर ले, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और हमें पता नहीं कि इस डेमन को कैसे लिंडाओ के बारे में पता, या फिर उसके स्ट्रॉन्ग होने का या ना होने का। देखते हैं आगे क्या होता है, पता चलतेगा। इतने में वो छोटा वाला डेमन अपने शॉट से कई सारे अटैक कर देता है, जो कि घूमते हुए लिंडाओ के ऊपर अटैक्स चालू कर देता है, और इसी तरह से लिंडाओ उसके सारे अटैक को डॉज किया जाता है और अटैक करते रहता है। कभी वो अटैक करता है, कभी ये अटैक करता है, इसी तरह से दोनों के बीच घमासान फाइट चालू हो जाता है। और ये सब देख करके वो बड़ा वाला डेमन हंसने लगता है और कहता है कि मानना पड़ेगा इस लड़के में तो दम है। तभी उसकी नजर उस लड़की को बंधी हुई रस्सी पे जाते हैं, जो कि वहां पे लड़की लटकी हुई नहीं थी, जो कि मेन कैरेक्टर इतने स्पीड में जाता है और उसे बचा करके ले आता है। वो देख करके शॉक्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है, और वो सोचता है क्या इतने सारे इस अटैक्स के बीच में उसने कैसे इस लड़की को यहाँ से बांधे हुए लड़की को खोल के ले गया, मुझे तो दिखा भी नहीं। वाह, मानना पड़ेगा इसकी स्पीड को। तभी मेन कैरेक्टर बड़े ही डरावने अंदाज में कहता है तुम भी अभी अपने आंखों से उस पट्टी को हटाना मत, क्योंकि यहाँ पर अभी ब्लड की नदियां बहने वाली है, जो कि तुम अपनी आंखों से देख नहीं पाओगी। इसके लिए तुम अपना आंखों की पट्टी अभी मत हटाना। तभी वो जो छोटा वाला डेमन होता है वो बड़े ही गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस लड़की को वहां से छुड़ा लो, और वो जोरदार अटैक उस पर कर देता है, जो देखकर मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, वेलकम गाइस। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेन कैरेक्टर ने फाइट के बीच में ही अपने सिस्टर को बड़ी ही आसानी से उसे बचा लिया था, जो देख करके दोनों डेमन हैरान हो जाता है। बड़े वाले डेमन सोचता है कि वाह, इसका इतना फास्ट स्पीड, मुझे तो दिखा ही नहीं कि उसने कब और कैसे अपने बहन को छुड़ा लिया। और इधर मेन कैरेक्टर बड़ा ही डरावनी हंसी देते हुए कहता है कि अपने बहन से, बहन तुम अपनी आंखों से पट्टी अभी मत हटाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खून की नदियां बहने वाली है जो तुम देख नहीं पाओगे। तो ये भला इसी में है कि तुम अपनी आंखों की पट्टी अभी मत उतारना। इतने में वो मार्क्स वाला डेमन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बहुत ही एग्रेसिवली मेन कैरेक्टर पर एक खतरनाक शॉर्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो अपने आंखों से एक लेजर बीम छोड़ता है, जो लेजर बीम जाकर के एक शॉट का रूप ले लेता है, जो कि उस डेमन के अटैक पर हमला कर देता है। और इतना जोरदार अटैक होता है कि वो डेमन वहीं पे चित्रे चित्रे उड़ जाता है और उसके खून के चीटे उस बड़े वाले डेमन तक भी उसके शरीर में जाके गिरता है, जो देख करके वो डेमन शॉक्ड हो जाता है। वो मनी मन सोचता है ये बंदा है कौन, जो कि इतनी आसानी से मेरे साथी को मार दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है ये बहुत ही खतरनाक डेमन है, जो कि मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सा डेमन जो कि हजारों लाशों के ऊपर खड़ा है और मुझे ही घूर रहा है। और वो मेन कैरेक्टर से पूछता है असल में तुम आखिर हो कौन, और वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक खतरनाक डेमन के रूप में देख रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर उसके पास आ जाता है और कहता है तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे बारे में जान सको। तभी वो डेमन मेन कैरेक्टर से इतना डर जाता है कि वो मेन कैरेक्टर के सामने घुटने में आ जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि मैं सु वांग ने मुझे यहाँ पे आकर के इस लड़की को पकड़ने को कहा था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कृपया आप मुझे मारे नहीं, मैं आपका गुलाम बन के रहने के लिए तैयार हूँ। तो मेन कैरेक्टर भी उसके बातों पे ध्यान में आ जाता है, लेकिन तभी वो डेमन चांस में डांस मारने की कोशिश करता है और एक बड़ा सा डेमन के रूप में आ जाता है और अपना कपड़े को फाड़ करके मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन मेन कैरेक्टर उसके अटैक से बड़ी आसानी से ही बच जाता है, जो देख करके वो डेमन और भी बौखला जाता है और कहता है तू भले ही जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन मैं आज तुझे मार के ही रहूंगा। और इतना कह करके वो अपना एविल स्वॉर्ड निकाल लेता है, जो देख करके उसकी सिस्टर भी घबरा जाती है और कहती है लिंडा जरा संभल के, उसकी अटैक बहुत ही पावरफुल लग रही है। तभी वो बंदा अपना एक शॉट से बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि शायद वो मेन कैरेक्टर वहीं पे मारा गया। लेकिन जैसे ही ढूंढ हटता है तो हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर उसके शॉट को बड़े आसानी से एक ही हाथ से पकड़ा हुआ खड़ा है और कहता है क्या लगता है तुम्हारे ये सब बचकानी अटैक मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएगा। और इतना कह करके उसके शॉट के टुकड़े कर देता है और कहता है और अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें मेरे अटैक। और इतना कह करके एक जोरदार बीम का अटैक करता है, जिससे उस डेमन के टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही उसके पीछे जितने भी माउंटेन्स होते हैं सारा का सारा बिखर जाता है एक ही झटके में,
जो देख करके उसके बहन भी शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सेक्ट के बाहर का, जहाँ पर मेन कैरेक्टर सेक्ट के अंदर अपने सिस्टर को लेकर के जा रहा होता है और मन ही मन सोचता है मैंने पास्ट लाइफ में कभी भी अपने फैमिली होने का एहसास नहीं किया, लेकिन इस लाइफ में मेरे पास एक सिस्टर है जिसकी हिफाजत करना मेरी जरूरी है। इतने में सेक्ट के दोनों गार्ड उन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं कि हमारे सेक्ट में कोई भी आउटसाइडर का आना अलाउ नहीं है, ये हमारे सेक्ट का रूल है, तो तुम इस लड़की को लेकर के अंदर नहीं जा सकते हो। जो देख करके मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये मेरे सिस्टर है, लेकिन वो लोग नहीं मानते और उनको अंदर आने से मना कर देते हैं। जो देख करके मेन कैरेक्टर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है, और वो अपने मुंह से हवा को छोड़ता है जिससे एक भवंडर तैयार हो जाता है और उन दोनों गार्डों को उठाकर जमीन पर पटक देता है और वो अपने सिस्टर को लेकर के सेट के अंदर चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वही कमीने एल्डर के बेटे पर, जिसके पास वो दोनों गार्ड आए होते हैं और मेन कैरेक्टर के बारे में सारी बातें बता दिया जाता है। और उस गार्ड से कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारे सेक्ट के रूल को तोड़े और किसी आउटसाइडर को वहां पर ले आए, और मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि लिंडा तू तो अब तो गया, जबकि तुमने गलती की है तो तुम्हें तो सजा मिलेगी और तुम्हें भी इस सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद मैं मिंग्यू से जरूरी शादी कर पाऊंगा। और उस गार्ड से कहता है तुम जाओ, जा करके अपने पनिशमेंट हॉल्स में जा करके इस बारे में सूचना दो और मैं वहीं पे आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, इसकी सजा उसे जरूर ही मिलेगी। और वो गार्ड भी हाँ कहते हुए वहां से निकल जाता। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर उसके सिस्टर के पर, जो कि मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर को अपने माथे पर सहलाते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे आज से मेरे साथ ही यहाँ पे रहोगे और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, तुम इसके लिए कोई भी चिंता मत करना। इतने में बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर को रेस्ट करने को कहते हुए दरवाजा बंद करके वो बाहर की तरफ आ जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे बंदे वहां पे खड़े होकर के लिंडा पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि पनिशमेंट हॉल के बंदे होते हैं और वही दो गार्ड होते हैं, जहाँ पर वो गार्ड मेन कैरेक्टर पर उंगली करते हुए कहता है कि यही कमीना है जिसने हमारे पर अटैक किया और हमारे सेक्ट के रूल को भी तोड़ा है, तो आप इसे पनिशमेंट जरूर दे। और हमें पनिशमेंट हॉल के एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि सस्ता जॉनी सिंस का भाई होता है। और वह मेन कैरेक्टर से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई जो तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर इंतजार करने के लिए खड़ा करके रख दिया है। एक तो तुमने अपने सेक्ट की रूल को तोड़ा, फिर से तुमने अपने सेक्ट के बंदों को भी मारा, और इतना ही नहीं तुम हमें यहाँ पे इंतजार करने के लिए खड़े करके रखे हो, तुम्हारी इतनी औकात। तो मेन कैरेक्टर कहता अच्छा तो ऐसी बात है क्या, मैंने तो कभी किसी को मारा ही नहीं, ये तो सिर्फ एक बवंडर आया और उन दोनों को पीट के चला गया, लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं। अगर बात रह गई मेरी औकात की, तो मेरी औकात इतनी है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अगर तुम्हारे बम में है दम तो मुझे कुछ करके दिखाओ। जो सुन करके उस एल्डर को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी अपमान करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो अपना एक वेपन निकाल लेता है जो कि चेन के जैसा होता है और वो मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा तो बेटे तू मुझ पे अटैक करने आया है, लो मैं भी दिखाता हूँ। और इतना कह करके मेन कैरेक्टर उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे उसे चेन्स भी टूट जाते हैं और उसके खोपड़ी भी फट जाता है और वो जाकर के नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं, गुड बाय।